Hello and namaskar. Welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of October 2024. तो गाइस आज है तारीख 24 अक्टूबर 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ब्लैक सी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों कई बार न्यूज़ में हमने कोरल्स के बारे में डिस्कशन किया है और कोरल के साथ साथ यहाँ पर एक एल्गाई के बारे में भी मैंने आपको बताया है जिसका नाम है ज़ूज़ैंथेलाई। याद है या नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि कोरल्स और ज़ूज़ैंथेलाई इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम किस तरीके से जानते हैं। क्या इनके बीच में एक पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है, या ऑप्शन नंबर बी कंपेटिटिव रिलेशनशिप होता है, या ऑप्शन नंबर सी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रीडेटरी रिलेशनशिप होता है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। कम से कम इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर से किया करो और बहुत सारे सही उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन मिल जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग हैं जो लगातार क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अभी टेस्ट भी होगा तो ज़रा उसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन टेस्ट से पहले आज क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं हमारे सेशन में, एक बार इंडेक्स के ऊपर में नज़र मार लेते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जो लोग द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करना चाहते हैं या द हिंदू न्यूज़पेपर में उनको पढ़ने में परेशानी होती है, उनके लिए तो यहाँ पे द हिंदू अखबार पूरा का पूरा कवर किया जाता है। लेकिन उस न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको एडिशनल आर्टिकल्स भी कवर करवाए जाते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के हो गए, डाउन टू अर्थ के हो गए, जिसके लिए आप अलग अलग वीडियोज़ रेफर करते हैं, मंथली मैगजीन्स रेफर करते हैं। उन सब की आवश्यकता पड़ेगी नहीं अगर आप डेली बेसिस पे इस वीडियो को अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं तो दोस्तों आज के द हिंदू में कौन कौन सी खबरें हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे ही आर्टिकल मिल जाएगा जहां पे ब्रिक्स समिट के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ है। आज मैं आपको ब्रिक्स समिट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, इसका इंपॉर्टेंस समझाने वाला हूं और अभी के समय पर यह मीटिंग कितना ज़्यादा यहाँ पे कारगर साबित हुई है। पीएम मोदी और उसके बाद चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, इनके बीच में भी एक अलग से मीटिंग हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देन आज का थंबनेल वाला आर्टिकल जहां पे बात हो रही है साइक्लोन दाना के बारे में, एक साइक्लोन जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ओडिशा में। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या तैयारी हुई है उसको लेकर आर्टिकल है। 10 लाख लोगों को साइक्लोन शेल्टर में भेज दिया गया है। साइक्लोन्स के बारे में आज जानेंगे, ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर एडिटोरियल सेक्शन पाएंगे, तो आज एडिटोरियल ज़्यादा काम के तो नहीं है, लेकिन पहला एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे ग्रोथ प्रेस्क्रिप्शन के बारे में बात हो रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की ग्रोथ जो डिसाइड की है 7.5% इन 2025, उसके बारे में कल ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कल भी पेज नंबर 1 पे आर्टिकल प्रेजेंट था, तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं भी नहीं। फिर एक और एडिटोरियल इसी के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा जहां पे बात हो रही है सेलिब्रेशन एंड विजिल के बारे में। स्पेशली यहां पे बात हो रही है भारत ने काला अजहर खत्म कर दिया है। काला अजहर के साथ साथ ट्रैकोमा नाम की जो बीमारी है ये भी आज के समय पर खत्म हो चुकी है और इसको लेकर WHO ने हमें एक सर्टिफिकेशन दिया है। लेकिन काला अजहर बीमारी को खत्म करने का सर्टिफिकेशन WHO से हम मांग रहे हैं, तो मामला क्या है इसको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन आज के पेज नंबर 1 पे एक और आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अल्कोहल को लेकर जितने भी राइट्स हैं वो सब राइट्स आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास में। स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से रेगुलेट कर सकती है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। समझेंगे अल्कोहल के बारे में, प्लस ये लिकर के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती सरकार, वो भी यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। देन उसके बाद एक आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में जहाँ पे बात हो रही है साइबर फ्रॉड को लेकर। साइबर फ्रॉड की वजह से हमारे जीडीपी में लगभग 0.7% के आसपास कह सकते हैं लॉस देखने को मिल सकता है। साइबर फ्रॉड कितनी बड़ी समस्या है आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित क्या क्या सॉल्यूशंस हमारे पास में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन उसके बाद एक और आर्टिकल है जहां पे मेंशन किया है केंद्र सरकार ने डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट जो दिया जाता है उसको लेकर जो नियम कानून है उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। अब ये मजबूत करने के पीछे का रीज़न
पूजा खेदकर का केस आपने देखा होगा, जहां पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का गलत यूज़ किया गया। तो अब इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। मामला क्या है, इसको भी डिटेल से समझेंगे। देन फिर अदर सेक्शन में कुछ छोटे छोटे और भी न्यूज़ आर्टिकल हैं, उनको भी यहाँ पे कवरेज मिलने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का आज का डिस्कशन, मतलब अभी होगा, बस खाली रिव्यू है, साइड करते हैं इसको। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास में कुछ और आर्टिकल हैं, ये भी कल के द हिंदू अखबार में ही पब्लिश हुआ था, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है। जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन की, स्पेशली ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन आज होता है, तो उसमें यहाँ पे कंसेंट लेनी पड़ती है फैमिली से कि भाई यहाँ पर उन व्यक्ति का परिवार जो है उस बॉडी से कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। लेकिन कुछ नए नियम लेकर आए जा रहे हैं, जहाँ पे बात हो रही है कॉर्निया की। अब दोस्तों यहाँ पर जो कॉर्निया है, हमारे आईज का एक पोर्शन है, इसको भी एक इंसान से लिया जा सकता है विदाउट कंसेंट। इसको लेकर कुछ नया नियम आ रहा है, इसको यहाँ पे समझेंगे। कॉर्निया क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो समझेंगे। एक ट्राइबल कम्युनिटी चर्चाओं में है। रिसेंट एक यूट्यूबर ने कोरोवई ट्राइब से यहाँ पे मुलाकात की है, काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और बताया है कि कैसे कोरोवई ट्राइब एक कैनिबलिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि ह्यूमन फ्लैश ईटर, इंसान का मांस खाते हैं। फिलहाल ये पुराना सिस्टम हो चुका है, अब ऐसा नहीं होता है। क्या है मामला, वो भी आपको जानने को मिलेगा। फिर राजा जी टाइगर रिजर्व आज के समय पर चर्चाओं में है, कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से। रेड सुपर जायंट, ये हमारे साइंस एंड टेक के लिए एक रेलिवेंट टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात हो रही है सांप की, एक नई स्पीशी यहाँ पे मिली है। ऐसी स्पीशीज को लेकर कई बार क्वेश्चंस एनवायरमेंट से बनते हैं। फिर साइंस का एक और टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब चाहे कुछ भी आर्टिकल देख लो ना, आज का सबसे अच्छा आर्टिकल है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर। एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जहां पे अंतरिक्ष में ही दो सामानों को आपस में जोड़ा जाएगा, और इसको जोड़ने से यहाँ पे दोस्तों भारत को एक आगे का रास्ता मिलेगा। और वो रास्ता स्पेशली होगा कि हम लोग अपना जो स्पेस स्टेशन है, उस स्पेस स्टेशन को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय पर जो बहुत बड़ी जानलेवा है, एक बैक्टीरिया चर्चाओं में है, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडायोडाइट्स डेफिकल। तो ये बैक्टीरिया क्या है, कैसे यहाँ पर ये हमारे कोलन को इम्पैक्ट करता है। जेड मोर प्रोजेक्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, जम्मू के अंदर में रिसेंट जो केस हुआ है उसकी वजह से। देन हल माहिरा सी चर्चाओं में है, तो इस समुद्र में भी बड़ा भूकंप आया है, इस समुद्र का इंपॉर्टेंस समझेंगे। एट द लास्ट अभी रिसेंटली वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी जो डे है वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक इंसान में अगर आयोडीन की कमी होती है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसको गुजरना पड़ सकता है। प्लस आयोडीन को लेकर हम क्या कर सकते हैं इसकी पूर्ति के लिए, वो भी इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सब कुछ है, लगभग 1.5 घंटे तक सेशन चलने वाला है, 1 घंटा 20 मिनट तक हो सकता है, लेकिन आपको ये सब का कवरेज मिलेगा, जिससे एक ही बार में आज का सेशन कंप्लीट, और कुछ भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर से। एक ही वीडियो को फॉलो करो और मन लगा के चीज़ें पढ़ते रहो। लेकिन चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट देखते हैं, कल जो वीडियो था वो मन लगा के पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कल के करंट अफेयर्स याद है नहीं याद है। चलिए छोटा सा टेस्ट आपके सामने है, अगर जिन्होंने कल का वीडियो देखा है वो सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज़ इनको सॉल्व किया करो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इनके आंसर दिया करो। वीडियो के लास्ट में मैं आपका इनका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रेपेडियम एसेमिकम। तो क्रेपेडियम एसेमिकम हाल ही में चर्चाओं में देखने को मिला है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक फॉसिलाइज प्लांट स्पीशी है, या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये रेयर स्पीशी है मेडिसिनल हर्ब की, या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये नई डिस्कवर्ड स्पीशी है ऑर्चिड की, या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये नई डिस्कवर्ड स्पीशी है फ्रेश वाटर फिश की। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल आंसर है, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है मलेरिया के बारे में, कल हमने डिस्कस किया था ना। एक देश, अच्छा आप ये भी बताओ वो कौन सा देश है जिसको रिसेंटली WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। पहले तो इसका आंसर दो, अब आगे की बात सुनो। मलेरिया को लेकर 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। पहला, मलेरिया जो है ये प्राइमरीली ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, मलेरिया होता है एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से, और यही प्लाज्मोडियम पैरासाइट फैलता है एक मच्छर की वजह से, एक फीमेल मॉस्क्यूटो है जिसका नाम है एनोफिलीस मॉस्क्यूटो। तीसरा स्टेटमेंट, मलेरिया जो है एक कॉन्टेगियस डिजीज है और एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से ये बीमारी फैलती है। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही है ये नहीं बताना, हाउ मैनी बताना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, या ऑप्शन नंबर सी तीनों स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर डी सभी के सब गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बात हो रही है विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर बैलिस्टिक पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन मिसाइल। यार फिर वही वाली बात, कल वाली मिसाइल देखो यहाँ पर हम SSBN की बात कर रहे हैं। SSBN क्या है, ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, एक पनडुब्बी है ना।
एक चौथी पनडुब्बी यहाँ पे हमारे पास में आ चुकी है। कल डिस्कशन किया था, याद है, कल का थंबनेल भी लगा हुआ है इसी आर्टिकल के बेसिस पे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की, तो यहाँ पे 5 सबमरीन का नाम दिया गया है। इनमें से बताओ, इन पांचों में से कितनी सबमरीन न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं? पहली, आईएनएस विक्रांत, क्या ये एसएसबीएन है? दूसरा, आईएनएस अरिहंत, क्या ये एसएसबीएन है? या तीसरा, आईएनएस शिवालिक, या चौथा आईएनएस अरिघात, या फिर पांचवा आईएनएस अरिधमन? बताओ इनमें से कितनी सबमरीन्स ऐसी हैं जो एसएसबीएन है भारत की? ऑप्शन नंबर ए केवल 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 4, या ऑप्शन नंबर डी पांचों की पांच यहाँ पे एसएसबीएन है? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रिवीजन हो रहा है ना आपका, बढ़िया। तो कल के लेक्चर के आधार पे ही एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है ई श्रम पोर्टल को लेकर। ये वाली न्यूज़ जो हमने कल डिस्कस की थी, ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है और कल हमने पीआईबी से ही कवर कर लिया था, जो कि एक गवर्नमेंट सोर्स है। तो यहाँ पे दोस्तों ई श्रम पोर्टल को लेकर 2 आर्टिकल्स हैं, बताइए दोनों में से, 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन सा सही है। पहला, ये जो पोर्टल है ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। दूसरा स्टेटमेंट, ई श्रम पोर्टल एक स्मूथ एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, और ये एक्सेस किस चीज़ का है? जितनी भी यहाँ पे गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका एक्सेस। ये एक्सेस किसको देता है? जितने भी रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं? तो फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर्स दो नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक आते हैं आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों थंबनेल में जैसे हम लोगों ने मेंशन कर रखा है काफ़ी खतरनाक तरीके से साइक्लोन दाना के बारे में। तो साइक्लोन दाना हिट करेगा ओडिशा को, ऐसा इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, जो हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कि एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी साइड से अनुमान लगाया गया है, प्रेडिक्शन किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो इससे पहले इसी साल एक और साइक्लोन आया था, साइक्लोन यानी चक्रवात, और ये साइक्लोन था साइक्लोन रीमल। क्या आप लोग मुझे बताओगे ये जो वर्ड है रीमल, ये जो नाम है इस साइक्लोन का रीमल, ये कौन से देश ने दिया था? क्योंकि इसका नामकरण भी होता है साइक्लोन का। तो जैसे साइक्लोन दाना की हम बात कर रहे हैं, साइक्लोन जो आने वाला है ओडिशा में, रास्ते में है, तो ये दाना वर्ड दिया है कतर ने। उसी तरीके से रीमल नाम किस देश ने दिया था? बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है ये साइक्लोन दाना क्या कर सकता है, ओडिशा वाले रीजन को यहाँ पे हिट करेगा, है ना, और उसको लेकर तैयारी चल रही है। और उस कोस्टल रीजन से, तट के किनारे से लगभग 10 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया है साइक्लोन शेल्टर्स में, और उन लोगों से बोला गया है भाई आप अपने सामान की चिंता ना करें, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ की चिंता ना करें, गवर्नमेंट यहाँ पे उसका ध्यान रखेगी, आप प्लीज़ यहाँ पे पहले अपनी जान की परवाह करें, और उनको यहाँ पे शेल्टर्स में भेजा गया। फिर उसके बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत का मौसम विभाग है, उनका कहना यह है ये जो साइक्लोन है दोस्तों ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हिट करने वाला है ओडिशा के अंदर में, है ना, और उसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। भारी भरकम जो बारिश है वो शुरू हो ही चुकी है, एक तूफान आएगा इस पूरे चक्रवात के अंदर में, जैसा हम हर बार देखते हैं। अभी होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं, है ना, क्योंकि ये सब सेफ्टी के ऊपर में ध्यान रखते हुए। अब आगे की बात सुनिए दोस्तों, ये कुछ एरियाज आपको दिखाए जा रहे हैं। हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ प्लेसेस को कंफर्म कर दिया है कि साइक्लोन दाना की वजह से सबसे भारी तबाही कहाँ होगी। अब देखिए, पहली बात ध्यान रखिए, साइक्लोन दाना बना कहाँ पर है? हमारे बे ऑफ बंगाल में। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहीं पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद में साइक्लोन बना। अब वो साइक्लोन निकल पड़ा है इस रास्ते पे, और इस रास्ते से आते आते ये रीजन को ये अफेक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा तबाही होगी इन वाले हिस्सों में, फिर धीरे धीरे करके आगे जा जाके साइक्लोन वो कमज़ोर होता चले जाएगा, जो ये तूफान, ये जो बवंडर आएगा, समझ गए? तो ये अफेक्टेड प्लेसेस का जो मैप है वो भी यहाँ पर रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। ना क्वेश्चन ये है, ये साइक्लोन क्या है? कई जगह पे हमने देखा वर्ड की लिखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन वह साइक्लोन होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। तो कहोगे ये क्या बात हो गई? हाँ सही बात है, देखो ऐसे यहाँ पर आप मैप से समझ सकते हैं भाई। यहाँ पे ये हमारे वर्ल्ड का मैप है, ये एक ऊपर जो लाइन जा रही है यह है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लिखा हुआ भी है। इसके नीचे जो लाइन जा रही है यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी लिखा है। बीच में जो डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है यह है हमारा इक्वेटर। ठीक है, कल मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न को लेकर, है ना, एक लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा कुछ दिनों पहले, मतलब मेरे पास भी आई है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मामले पे आते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब इस वाले हिस्से में जब साइक्लोन्स आएंगे तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ गए? अब ये साइक्लोन्स को दोस्तों अगर आप देखते हो तो अलग अलग जगह पे आते हैं। जैसे भारत में ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? ये हमारा अरेबियन सी है, सिंपल सी बात है ना? ये अरेबियन सी हो गया। ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया जहाँ पे ये साइक्लोन दाना बन रहा है, और नीचे यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन है। तो भारत के आसपास जब साइक्लोन आता है तो उसको हम साइक्लोन ही बोलते हैं, या हिंदी में चक्रवात बोलते हैं। लेकिन यही सिमिलर साइक्लोन अगर अमेरिका, साउथ अमेरिका की साइड में आ जाए या सेंट्रल अमेरिका की साइड में आ जाए तो है तो ये चक्रवात ही, लेकिन नाम इसका साइक्लोन नहीं देते, नाम इसको हरिकेन देते हैं। ये हरिकेन कहलाता है। और ऐसा ही सिमिलर साइक्लोन अगर ऑस्ट्रेलिया की साइड आएगा दोस्तों तो उसको हम लोग विली विलीज कहते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2005 में पूछ लिया था कि बताइए ऑस्ट्रेलिया की साइड जब साइक्लोन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको विली विली बोलते हैं। इसलिए मैं आपको ये बात पढ़ा रहा हूँ। फिर ऐसा ही सिमिलर साइक्लोन दोस्तों अगर यहाँ पे जापान की साइड या चाइना की साइड आया था तो उसको हम टाइफून बोलते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा टाइफून आ रहा है, हरिकेन आ रहा है ना? रिसेंटली ऑस्कर हरिकेन चर्चा में था। तो ये सब हैं तो साइक्लोन, चक्रवात ही, ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया में साइक्लोन हम इसको सिंपल से फॉर्म में कहते हैं। सवाल यह है सर ये साइक्लोन बनता कैसे है? हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड? इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर एक कह सकते हैं ओशन के अंदर में गर्मी होना। कहने का मतलब है यहीं पर इक्वेटर भी है, और सभी को पता है इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है नहीं पड़ती है? ये रीजन ज़्यादा गर्म होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो समुद्र वाले हिस्से पे जब गर्मी होगी, ओशन टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ओशन टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते दोस्तों यहाँ से वाटर सीधे सीधे इवापोरेट होता है। और जब यहाँ पे कह सकते हैं ओशन टेम्परेचर गर्म हो रहा है, हवा गर्म हो रही है, तो वो यहाँ पर गर्म हवा ऊपर की साइड में उठती है। जैसी हवा उठेगी नीचे क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। गर्म हवा उठी ऊपर, नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट हुआ ये जगह खाली सी हो गई है क्योंकि गर्म हवा उठ गई है ऊपर। तो आसपास की जो ठंडी हवा है वो तुरंत भाग के इसी साइड में आएगी और आने के बाद में यहाँ पर इस हिस्से को पूरी तरह से भर देगी, है ना? देन उसके बाद में क्या होगा? ये भी गर्म होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठती है हवा, उसके बाद जाके यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? वाटर भी इवेपोरेट हो रहा है, पानी भी भाप बन के उड़ रहा है ओशन सरफेस से, और वो जो पानी जा रहा है वो यहाँ पे ऊपर कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि बादल बना रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों लो प्रेशर डेवलप होता रहेगा, बीच में आसपास की हवा आती रहेगी और लो प्रेशर से यहाँ पर क्या होगा? हवा बननी शुरू होगी। और यही विंड दोस्तों क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। प्रेशर जैसे जैसे यहाँ पर सेंट्रल कॉलम में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, यानी बीचों बीच में प्रेशर, अब लो प्रेशर बहुत ही वीक हो चुका है, तो स्पीड इस हवा की बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और घातक हो जाती है। और यही हवा की स्पीड, यही बवंडर यहाँ पे जब कोस्टल एरियाज में टकराता है तो वहाँ पे एक कह सकते हैं तबाही क्रिएट करता है। नाउ अब आपसे यहाँ पे 2-4 फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं जिसको आप प्लीज़ ध्यान में रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 कि अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अगर किसी समुद्र में साइक्लोन आना है तो उसके पीछे का कंडीशन क्या होना चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पे उस समुद्र के हिस्से में जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 27 डिग्री या 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। 27 डिग्री, कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तभी साइक्लोन बनेगा। क्लियर? ये टेम्परेचर का दोस्तों नंबर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कोरोलिस फोर्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए, उसी के माध्यम से जो हवा है वो टर्न होती है, तो प्रेजेंस ऑफ कोरोलिस फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जैसे मैंने बोला लो प्रेशर एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और विंड स्पीड में वेरिएशंस होते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो साइक्लोन है ये अपना पूरा तरह से रूप लेता है। नाउ साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं, टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो भी कहते हैं। जब देखो वेस्टर्न अफ्रीका की साइड आता है तो टॉर्नेडोज भी यहाँ पे बोला जाता है। फिलहाल ये सब यहाँ पे मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आपसे। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर साइक्लोन्स का नामकरण कैसे किया जाता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ये बताया साइक्लोन दाना जो नाम है ये कतर ने दिया, और ऐसे साइक्लोन्स के नाम दिए जाते हैं अलग अलग देशों के माध्यम से। तो नॉमनक्लेचर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी आती है जो इसका नामकरण करती है। उस बॉडी का नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये नामकरण करने वाले जितने भी देश होते हैं, मान लो इस हिस्से में जो साइक्लोन्स आते हैं तो आसपास के जितने भी देश हैं यहाँ पर, चाहे ओमान हो या आसपास के जितने भी देश हैं, इन सब ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना रखा है। इसमें टोटल 13 देश आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। उन 13 देशों में कौन कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड।
है ना। उसके अलावा ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन, ये टोटल 13 देश हैं। और 13 देशों ने मिलकर बहुत सारे नाम, मतलब कह सकते हैं 13 देशों ने मिलकर एक एक करके सबने 13-13 नाम दे रखे हैं। ठीक है, मतलब ये 13 कंट्री हैं, इन्होंने एक लिस्ट बनाई और हर एक कंट्री से बोला भाई 13-13 नाम दे दो। और 13-13 नाम उन्होंने दे दिया कि भाई हाँ, साइक्लोन का नाम इस तरीके से, कोई साइक्लोन आएगा तो उसका नामकरण कर दिया जाएगा। तो 13-13 नाम करके 13 × 13 कर दो, 169 के आसपास जो नाम है वो यहाँ पर दे दिए गए और ये लिस्ट में प्रेजेंट है। तो जब भी कोई साइक्लोन आता है इस लिस्ट से नाम उठा के उस साइक्लोन को नाम ये दे दिया जाता है। तो इस बार यहाँ पे कतर का नाम दिया गया जिसका नाम है दाना, एक पर्ल से यहाँ पर ये रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक बात और समझनी है, जब भी साइक्लोन्स का नामकरण करते हैं तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कुछ भी नाम रख दिया। और हमेशा आप देखते होंगे साइक्लोन का जो नाम होता है, दाना, रीमल, तितली, हमेशा बहुत छोटा सा नाम रखा जाता है ना। अब छोटा सा नाम रखा जाता है और ये भी ध्यान में रखिएगा, जो भी साइक्लोन का नाम होता है वो किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं करना चाहिए। नेम बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। किसी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल फिगर या किसी रिलीजन को हर्ट कर रहा हो या किसी कल्चर या किसी जेंडर को अफेक्ट कर रहा हो, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। एकदम न्यूट्रल नाम होना चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स को वो हर्ट नहीं करना चाहिए। और ध्यान में रखिएगा, साइक्लोन का जब भी नाम छोटा होता है ना, अब छोटा होने के साथ साथ एक बात यह भी है, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो केवल 8 लेटर्स है। साइक्लोन का हमेशा नाम 8 लेटर्स के अंदर अंदर होगा, 8 लेटर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। और जब भी यहाँ पे साइक्लोन का कोई नामकरण होता है, कोई देश देता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन, वॉइस ओवर, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाता है ताकि कोई गलत प्रोनाउंस ना कर सके। समझ गए? क्लियर हो गया, है ना। अब आगे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत का जो साइक्लोन कॉरिडोर है, हम ना अपने इस वाले टेरिटरी को, क्योंकि इंडिया की एक बड़ी कोस्ट लाइन है भाई, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, और ये जो हमारा पूरा रीजन है ये है लगभग 7,516 किलोमीटर का। इतनी लंबी या इतनी बड़ी लेंथ की हमारी भारत की कोस्ट लाइन है। और इसमें से कई सारी जगह पे साइक्लोन्स और सुनामीज यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि ओशन से कनेक्टेड यहाँ पे ये सभी रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा ये सभी डिटेल्स हमने प्रोवाइड करवाई हैं, ये सभी डिटेल्स को एक सिंपल से PDF में कन्वर्ट करके दिया जाता है। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, है ना। जैसे ये PDF आप जो देख रहे हैं ये भी मिलता है आपको, इसमें 100-150 स्लाइड्स होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे 10 से 20 पेपर में काम खत्म कर दिया जाता है। और एक शॉर्ट PDF हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है। और उसके अलावा आपको एक ऐसा ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा जहाँ पे सभी करंट अफेयर का कंटेंट प्रेजेंट होगा और आगे भी मिलता रहेगा। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आपको यहाँ पर ये कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है दोस्तों वो भी बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले सुन लो, 499 में आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यार एक छोटा सा काम क्या करो, प्लीज़ मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे यार लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। लेकिन अब आपको पता है हम लोग हमेशा एक एथिक्स का कोड भी डिस्कस करते हैं, तो एक ऐसा कोड जो आपको एसए और एथिक्स में हेल्प करेगा। ठीक है, और एक व्यक्ति ने कल एक अच्छा रिकमेंडेशन दिया था कि सर जो आप कोड डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यहाँ पर एसए में पूछे गए हैं वो वाले कोड डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं ऐसा भी करूँगा, बीच बीच में आपके वो वाले कोड भी डिस्कस करता रहूँगा जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, है ना। तो आपका वो भी प्रिपरेशन होता रहेगा। बाकी नए नए कोड भी डिस्कस करता रहूँगा कि हाँ ऐसे भी ऐसे भी कोड आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ गए? तो दोस्तों यहाँ पे आज का कोट है मार्था बेक का, और ये बोलते हैं एवरी डे ब्रिंग्स न्यू चॉइसेस, यानी हर रोज़ यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई चॉइस आपके पास में रहती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा, देखो कई सारी बातें बताऊँगा, ध्यान से सुनना। ये कोट आपको ये जो डेली देता हूँ ये आपको मोटिवेट भी करता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे एथिक्स में हेल्प भी करता है। सबसे पहली बात, हर दिन जो है ना एक अवसर होता है एक इंसान के पास में ताकि वो कुछ नया शुरू कर सके।
और अपना जो पुराना दिन है या पिछला दिन है, उस पिछले दिन में जो भी गलतियां की हैं, उस पिछले दिन का जो भी पछतावा है, उसको वो पीछे ही छोड़ दे, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं। जो हो गया सो हो गया, आगे जो आना है बेसिकली उसकी हमें केयर करनी है, और वो आपके हाथ में है। जो निकल गया वो हाथ में नहीं है। तो हर दिन एक अवसर सभी लोगों के पास में रहता है अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए। डेली जो हमारी चॉइसेस होती हैं दोस्तों, डेली के बेसिस पे जो हम कर रहे हैं, उसी से ही हमारा आगे का फ्यूचर बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। अब हर रोज़ जो होता है, हर चॉइस जो होती है, यहाँ पे हमें एक नया चांस देती है कुछ नया सीखने के लिए, दुनिया भर के बारे में जानने के लिए। तो हर रोज़ यहाँ पे आपके पास में एक नया अवसर मिलता है। फिर उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हर दिन अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर में ध्यान दे सकते हैं। हर दिन हमें पता है कि मेरी प्रायोरिटी आज की ये है, पहले मुझे इस पे काम करना है, ये काम निपटाऊंगा, उसके बाद ये काम करूंगा। आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये करना है, आज मेरा ये वर्क है, इतना निपटाना है, उसके बाद यहाँ पे मैं काम कर सकूंगा। यही आपके माइंडसेट को बिल्ड करेगा। और एवरी डे बेसिस पे यहाँ पे अगर आप रेगुलर काम करेंगे, आपका माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा, आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो आपको किसी प्रकार के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। भी आप लाइफ में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है, क्या करेंगे मोटिवेशन का? समझ रहे हो इस बात को? और अब ऐसा नहीं है कि हर दिन एक नया अवसर है चॉइस लेने का, तो आप कि हर दिन कह सकते हैं कि नई चॉइस बना तो सकते हैं, लेकिन आपको माइंडफुल चॉइस के ऊपर में ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसी चीज़ों को ग्रैब करना होगा जो आपको हेल्प कर सकें। ऐसा ना हो यहाँ पर कि आप कुछ भी चुन रहे हैं। हर एक दिन एक नया अवसर मिलता है कुछ नया करने का, लेकिन कुछ गलत नहीं करना है। अपने वैल्यूज़ जो आपने सीखा है, अपने एथिक्स के प्रति डटे रहना है। समझ गए? और ये छोटे छोटे जो कदम हैं, छोटी छोटी जो कदम आप डेली बेसिस पे लेते हो ना, यही आपको एक बड़ा सक्सेस भी दिलाता है, आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट जनरेट करता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज लेकर आता है। तो हर दिन की चॉइस आपको बेहतर बना सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस चॉइस को अपनाते हैं अपने पास में। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने इंडेक्स में, कल भी हमारे द हिंदू अखबार में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, आज भी यहाँ पे चर्चाओं में है। तो दोस्तों एग्जैक्टली मैटर क्या है ये सुनिए। हमारे पास में एक लॉ है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, जहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट भी किया जाता है। आप अंग दान कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति जिसको ज़रूरत है वो अंग यहाँ पे उसको यूज़ कर सकता है। और अंग दान डेड बॉडी का भी हो सकता है। कोई इंसान की मृत्यु हो गई है तो उसका जो फैमिली होती है वो चाहे तो यहाँ पर उस बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट कर सकती है किसी नीडी पीपल को जिसको ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे बात और ये हो रहा है, एक नया नियम है हमारे पास में जिसका नाम है थोटा। अब ये THOTA थोटा शॉर्ट फॉर्म में है, अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो यह है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। इस वाले नियम के अंदर में रिसेंटली दोस्तों अमेंडमेंट कर दिया गया है। और अमेंडमेंट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और वो अमेंडमेंट मतलब करना चाह रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है मार्केट में, और वो ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्निया है, कॉर्निया हमारे आईज का एक हिस्सा होता है। जैसे आप देख पाओगे ये है यहाँ पे हमारी आई, और इसके ऊपर ये जो लेयर आपको दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। सबसे ऊपरी भाग वाली लेयर होती है हमारी कॉर्निया। तो कॉर्निया की ज़रूरत आज देश भर में कई सारे लोगों को है। बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर में, है ना। तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ये फोकस कर रही है कि जितने भी लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके आंखों में से ये कॉर्निया निकाला जाएगा। और कॉर्निया हम बिना फैमिली कंसेंट के निकाल सकते हैं, हम फैमिली का अप्रूवल भी नहीं लेंगे। इसको लेकर काम चल रहा है दोस्तों, अमेंडमेंट चल रहा है। और ये जो कॉर्निया निकाला जाएगा ये हमारे नीडी पीपल को दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना कॉर्निया की वजह से कई सारी प्रकार के इश्यूज से गुजरते हैं। तो बिना फैमिली के कंसेंट के कॉर्निया निकालने के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, स्पेशली उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। ध्यान रखना, जीवित व्यक्ति से नहीं निकाला जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया ये मामला क्या चल रहा है। लेकिन यही जो आर्टिकल है ना, ये जो न्यूज़ है, आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाली। एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले कॉर्निया के बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है। कॉर्निया एक क्लियर कलर का सबसे बाहरी लेयर होता है हमारे आंखों में। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी आंख है, बिल्कुल बाहरी लेयर है यहाँ पर, यह है कॉर्निया। इसमें कई बार कह सकते हैं घाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं अब्रेजन, है ना। इसकी वजह से यहाँ पर आइज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और यही कॉर्निया क्या करता है हमारे आंखों में,
जो प्यूपिल है ना, ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, इस हिस्से को कवर करता है। उसके अलावा यहाँ पे जो आयरिस है उसको कवर करता है। आयरिस प्यूपिल को पूरी तरह से कवर करके रखता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या होता है? जो भी लाइट आपके आंखों तक आ रही है उसको रिफ्रैक्ट करना, उसको बेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कॉर्निया की होती है। कॉर्निया के माध्यम से ही आप ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर में फोकस कर पाते हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों कॉर्निया को ये भी बोला जाता है कि अगर आप देखेंगे कॉर्निया में कोई भी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं होती। ब्लड वेसल आपकी नसें वगैरह कॉर्निया में नहीं है, लेकिन कॉर्निया में बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसी नर्व्स होती हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। आप हाथ लगाओगे तो आपको काफ़ी मतलब दर्द भी होगा, बार बार टच करोगे तो उससे इम्पैक्ट भी पड़ता है इस कॉर्निया के ऊपर में। तो ठीक है, ये आपने आंख देखा, ये ऊपर का ये बाहरी लिक्विड जो आपको दिख रहा है, जो मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, यही है आपका कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर में ये वाला हिस्सा जो है ये है एंटीरियर चैम्बर, ध्यान रखिए। इसके अंदर आपके पास में लेंस है, ये है आइरिस, और यहाँ पर आप देख पाएंगे एंटीरियर चैम्बर के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। तो बोला यह जाता है जब हम लोग बात करते हैं कॉर्निया की, तो कॉर्निया के अंदर में कोई भी ऐसी ब्लड वेसल्स नहीं है ना। क्वेश्चन बन सकता है, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया है इसको जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट वगैरह मिलता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो कॉर्निया हेल्दी रहेगा आंखों में। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करता है? तो वो सब न्यूट्रिशन मिलता है एंटीरियर चैम्बर से, ध्यान रखिएगा। एंटीरियर चैम्बर ही कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। एंटीरियर चैम्बर ये है और ये हमारा ऊपर का कॉर्निया हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे याद में रखिएगा। बाकी आगे आते हैं। ये कुछ ऐसी काम की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। हाँ, ये मतलब वर्किंग बारे में बताइए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी लाइट्स वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं। बाकी जब बात करते हैं कॉर्निया की, तो इसमें अगर खरोच वगैरह लगती है ना, तो वो खुद से, अगर थोड़ी बहुत खरोच है तो खुद से यहाँ पे उसको वो रिपेयर कर लेता है। लेकिन मान लो बहुत ज़्यादा गहरा घाव है तो उसकी वजह से कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इंसान को जो देखने में दिक्कत है वो भी देखने को मिल सकती है, जिसको हम बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है, जैसे आपके सामने न्यूज सोर्स है। व्हाट डज ह्यूमन फ्लैश टेस्ट लाइक? ऐसा यहाँ पर जो यूट्यूबर धीरज मीना है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं या बहुत सारे मिथ हैं कोरोवई ट्राइब को लेकर, वो सब यहाँ पर कह सकते हैं सामने लेकर आए हैं, वो सब एक्सप्लोर किया है। तो इंडियन ट्रैवल हैं यूट्यूबर धीरज मीना जिनका नाम है, वो अभी जर्नी कर रहे हैं, इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया में जाके कोरोवई ट्राइब से यहाँ पर बातचीत की, जिसके बाद कोरोवई ट्राइब के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली कि एक समय पर कोरोवई ट्राइब कैनिबलिज्म जैसी प्रैक्टिस को अपनाया करते थे। कैनिबलिज्म मतलब इंसान को खाया करते थे। तो ये सब मामला है क्या, आइए मैं आपको इसके बारे में डिटेल से शेयर करता हूँ। न्यूज़ आपको समझ में आ गया कि एग्जाम में क्या चल रहा है, सॉरी न्यूज़ आपको पता चल गया खबरों में क्या चल रहा है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये सुनिए। कोरोवई ट्राइब जो है आज एक इंडिजिनियस पीपल हैं जो स्पेशली इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया में एक जगह है पपुआ नाम की जगह। अब यहाँ पे एक बड़ा क्लैरिटी आपको होना चाहिए। एक है देश पपुआ न्यू गिनिया। पपुआ न्यू गिनिया एक अलग ही देश है, ठीक है, जहाँ पे पीएम मोदी गए थे रिसेंटली, पता है। तो पपुआ न्यू गिनिया अलग कंट्री है। अब हम लोग बात करें पपुआ की, तो इंडोनेशिया का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है बगल में, यही है पपुआ। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये है पपुआ, इसके बगल में पपुआ न्यू गिनिया। तो ये जो कोरोवई ट्राइब है ये इस वाले रीजन में, इंडोनेशिया वाले भाग में, पपुआ में देखने को मिलते हैं। ये जो कोरोवई पीपल है इनका एक बहुत बड़ा कनेक्शन अपने जंगलों से है। जंगलों पर ही विश्वास करते हैं, जंगलों के माध्यम से उनका जीवन चल रहा है। जंगल से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी से यहाँ पर जीवन चल रहा है। वहीं पर शिकार करते हैं और वहीं पर जो भी यहाँ पर जानवरों का शिकार हो रहा है या प्लांट्स वगैरह, उसी पे यहाँ पर इनका सर्वाइवल देखने को मिलता है। फिर बताया ये भी क्या है कि 1975 तक ये समय था कि जो कोरोवई ट्राइब्स हैं इनका कोई भी प्रकार का कनेक्शन या कोई भी प्रकार का कांटेक्ट बाहरी दुनिया से नहीं था। ये जाने जाते हैं अपने ट्री हाउसेस के लिए, पेड़ों पर घर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। कुछ कुछ घर पेड़ों पर निचली साइड पर होते हैं, कुछ कुछ घर दोस्तों पेड़ों पे बहुत बहुत ऊंची साइड पर भी हो जाते हैं। 45 मीटर्स की ऊंचाई पर भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ ये जो ट्राइबल कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर ये लोग बिलीव करते हैं इक्वालिटी, हार्मनी के बीच में। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रैक्टिस ये अपनाते थे कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म क्या होता है? एक ह्यूमन फ्लैश यानी कि इंसान के मांस को खाना। तो माना जाता है कि यहाँ पर हिस्टोरिकली, इतिहास के तौर पर यहाँ पर इन चीज़ों को ये पहले फॉलो क्या करते थे, बट अपने स्पिरिचुअल और स्पेशल बिलीफ के तौर पर, बट धीरे धीरे करके यहाँ पर अब ये कैनिबलिज्म जैसी प्रैक्टिस इन्होंने ख़त्म कर दी है। ये प्रैक्टिस अब धीरे धीरे करके फेड हो चुकी है, ये भी कुछ रिपोर्ट्स का दावा है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं।
अगले आर्टिकल में बात की जा रही है, द ट्रिब्यून का आर्टिकल है, सेंटर डेफर्स नॉट टू 4 लेन प्रोजेक्ट पासिंग वाया उत्तराखंड टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है राजाजी टाइगर रिजर्व। अब राजाजी टाइगर रिजर्व से दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स निकलने थे, तो उस प्रोजेक्ट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कह सकते हैं आगे के लिए टाल दिया है ना। 4 लेन का प्रोजेक्ट निकलना था तो आगे के लिए टाल दिया गया है। अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा काम नहीं चलने वाला या प्रोजेक्ट नहीं लगने वाला, तो इस वजह से डायरेक्टली राजाजी टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आ चुका है। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप देख पाएंगे खबरों में क्या चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है। जब बात करते हैं इस टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये उत्तराखंड के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। एक हरिद्वार है, दूसरा देहरादून है और तीसरा पौड़ी गढ़वाल है। इन तीनों रीजन्स में फैला हुआ है। और राजाजी टाइगर रिजर्व की अगर आप स्पेशल लोकेशन देखेंगे तो हिमालयाज़ के अंदर में जो शिवालिक रेंज है ना, इस रेंजेस में आपको ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो ये हमारा इंडिया का मैप है। ये रहा ऊपर उत्तराखंड, कैपिटल देहरादून। अब उत्तराखंड से एक बाउंड्री लगती है हिमाचल प्रदेश की, नीचे हरियाणा की और इधर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। अब बगल में आप देख पाएंगे नेपाल से भी उत्तराखंड की एक बड़ी बाउंड्री लगती है। यहीं पर बॉर्डर डिस्प्यूट भी आपको नजर आएगा। और इसी उत्तराखंड को आप जूम करके देखेंगे, या सॉरी उत्तराखंड नहीं, इसी रीजन में क्या है, शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज आपको ये देखने को मिलेगी। ये वैसे तो ये हमारे हिमालयाज हो गए, शिवालिक की पहाड़ियाँ इस हिस्से में आती हैं और इन्हीं पहाड़ियों में ये राजाजी टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्ड है ना राजाजी टाइगर रिजर्व, ये आया कहाँ से? ये आया है हमारे एक फेमस फ्रीडम फाइटर, आप जानते होंगे, राजा गोपालाचारी जी। इन्हीं के नाम के ऊपर में रखा गया है राजाजी टाइगर रिजर्व, क्योंकि इनको हम राजा जी के नाम से जानते थे। अब लोकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ इस टाइगर रिजर्व की, तो स्टेट वगैरह ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में स्टेट आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारा साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक टर्म की बात हो रही है, एक फिनोमेना की बात हो रही है जिसका नाम है बेटलग्वेस। तो ये ना एक प्रकार का कह सकते हैं कि जो हमारा स्टार होता है, जो हमारा सितारा होता है, जब वो एक्सप्लोड होता है ना, एक एक्सप्लोजन उसमें होता है तो वो रेड कलर का हमको नज़र आता है। उसी प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं बेटलग्वेस। तो बेटलग्वेस क्या है, एक रेड कलर का सुपर जायंट आप नाम से समझ में पा रहे होंगे कि लाल कलर का एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइज का सितारा। कितना बड़ा हो सकता है आप इमेजिन करिए कि सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य कितनी सारी पृथ्वी को अपने अंदर में समा सकता है। लेकिन ये जो रेड जायंट होता है ये सूर्य से भी 1,00,000 गुना ज़्यादा ब्राइटर होता है, इतना ज़्यादा चमकीला होता है। ठीक है, ये हमको देखने को मिलेगा, इस वजह से इसको नाम दिया गया रेड सुपर जायंट। क्लियर? अब आगे की बात सुनिए दोस्तों। हाल ही में जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ डिस्कवरी की है बेटलग्वेस के बारे में, है ना। स्टार बेटलग्वेस क्या है, वही प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो स्टार मतलब एक तरीके से एक समय पर काफ़ी ज़्यादा चमकता है फिर धीरे धीरे डिम होता है। तो इसी पैटर्न को यहाँ पर एनालाइज किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में जाए सर बेटलग्वेस क्या है, तो एक रेड सुपर जायंट स्टार होता है, बड़े साइज का सुपर जायंट स्टार। और ये जो स्टार है ये आज के समय पर जो ओरियन कॉन्स्टिलेशन है उसका हिस्सा है। सर ये कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिलेशन बेसिकली जो हमारे स्टार होते हैं ना, अगर मान लो जो स्टार हैं, सितारे हैं, वो सितारे एक पैटर्न में बने हुए हैं और एक पैटर्न बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। और अगर यहाँ पे जिस पैटर्न का नाम यहाँ पे दिया है, जैसे ओरियन की बात कर रहे हैं, तो ये वो पैटर्न है। तो सितारे इस तरीके से लगे हुए हैं, तो ये जो पैटर्न बना है ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन का बना हुआ है। अगर एक पैटर्न में सितारे लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, फिर किस आकार में है उसका नाम दे दिया जाता है। तो ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन है। तो ओरियन कॉन्स्टिलेशन में बताया जाता है कि जो ये रेड सुपर जायंट है ये इस कॉन्स्टिलेशन का उल्टे हाथ का शोल्डर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सितारे इस तरीके से कॉन्स्टिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो लेफ्ट शोल्डर का यहाँ पर हिस्सा है ये वाला सितारा। तो क्वेश्चन बन जाए कौन सा कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओरियन का। अब बताया जाता है कि ये जो बेटलग्वेस होते हैं ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं। रात में अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा चमकीले सितारे ये देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। इससे बड़े सितारे आज तक डिस्कवर ही नहीं करे गए। ये वाला जो स्टार है ये हमारे पृथ्वी से लगभग 650 लाइट ईयर्स की दूरी पर प्रेजेंट है। और इस स्टार को जब ये रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है, मतलब अपने लाइफ के ये अंत में है, ये ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके, है ना। एक वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन स्टार यहाँ पे इसको बोला जाता है। कई बार इसका डायमीटर अगर आप देख पाएंगे दोस्तों तो 1.2 बिलियन किलोमीटर्स तक यहाँ पर इसका जो रेंज पूरा देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा स्टार यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कुछ पीरियोडिक देखने को मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा डिम हो जाता है, कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा चमक भी हमको देखने को मिलती है। तो रिसर्चर्स लगातार इसके ऊपर में बहुत सारी जो खोज है वो यहाँ पे कर रहे हैं।
नाउ क्वेश्चन यह है कि सर रेड सुपर जायंट स्टार क्या है, ये तो हम समझ गए, कुछ बेसिक फैक्ट्स और ध्यान में रखिए। ये बनता कैसे है? जो रेड कलर का यहाँ पर आपका स्टार है, कुछ इस तरीके का फोटोज आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये जो जायंट है दोस्तों, ये कब बनता है? जब एक सितारे में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है ना। अब हाइड्रोजन फ्यूल से क्या होता है, उस सितारे के अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती रहती है। लेकिन अगर यही खत्म हो जाएगा तो अब यहाँ पे कोई एनर्जी जनरेट होगी नहीं। मतलब रेड सुपर जायंट स्टार जो होता है, ये कह सकते हैं स्टार अब खत्म होने वाला है। ये शुरुआत हो चुकी है उसके मरने की, प्रोसेस ऑफ डाइंग जिसको बोलते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा अगर आप दिखाएंगे तो जैसे मैंने बोला ह्यूज साइज़ के होते हैं। अगर इनका मास वगैरह देखेंगे, वेट देखेंगे तो सन से भी 10 to 25 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा होता है। सुपर जायंट स्टार काफ़ी ज़्यादा चमकीले होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूरी पे प्रेजेंट है, कई लाइट ईयर्स दूरी पे प्रेजेंट है, जैसा भी हमने रिसेंटली देखा है ना। तो ये बेसिक फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने तो आप आराम से, ताकि उसको हैंडल कर सकें। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। एक और एनवायरमेंट की खबर है, चाहे वो साइंस एंड टेक की खबर हो, एनवायरमेंट की खबर हो, सब कुछ कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। बताया जा रहा है कि नए सांप की प्रजाति डिस्कवर की गई है वेस्टर्न हिमालयाज में, और जो इस सांप की प्रजाति का नाम रखा गया है वो है एंग्यूक्यूलस डाइकेप्रोई, ऐसे करके कोई भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, जैसे आप देख रहे होंगे डाइकेप्रोई, तो ये हॉलीवुड एक्टर का नाम है। ये आपको वो देखने को मिलेंगे, है ना, लियोनार्डो डाइकेप्रोई। तो इन्हीं का ये नाम है, इन्हीं के नाम पे जो है इस नई वाली सांप की स्पीशी का नाम रखा है। ये जो सांप की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा, ये एक कोलब्रिड स्नेक है। तो यहाँ पे आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कोलब्रिड स्नेक होते क्या है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। नाम किसके ऊपर रखा गया है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इस नई प्रजाति के बारे में बेसिक फैक्ट जान लीजिए। ये जो एंग्यूक्यूलस डाइकेप्रोई है, ये कोलब्रिडे फैमिली का एक हिस्सा है। कोलब्रिडे फैमिली जो है सांप की, ये आज पृथ्वी पे सबसे बड़ा परिवार कहलाया जाता है। इसमें लगभग 1938 प्रजातियां आती हैं इस पूरे परिवार के अंदर में, तो बड़ा परिवार है सांप का। ये जो नई स्पीशी है दोस्तों, इसके बहुत सारे छोटे छोटे दांत हैं, डजन्स ऑफ स्मॉल साइज टीथ आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ये जो सांप है, ये 22 इंच तक ग्रो कर सकता है। एक ब्रॉड कॉलर होता है, और डार्क ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स हैं इसके बॉडी पे आप यहाँ पर देख पाएंगे, है ना। एक बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे यहाँ पर क्लियरली बॉडी पे दिखाई दे रहा है। बाकी बताया जाता है कि इस सांप का जो ऊपरी भाग है, जो मुंह है, स्कल है स्पेशली, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है ना। और जो मुंह है थोड़ा बाहर से निकला हुआ है, एक स्नाउट, एक चोंच की तरह आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। ये जो स्पीशी है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाले हिस्से यानी पहाड़ी इलाके में रहती है। बताया जाता है कि सी लेवल से अगर हम देखें तो 6000 फीट की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। रिसर्चर्स का कहना यहाँ पर यह है कि ये जो सांप की प्रजाति है, अगर भारत में देखेंगे तो स्पेशली चंबा, कुल्लू और शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो जगह है यहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में नैनीताल में, और नेपाल के अंदर में चितवन नेशनल पार्क है स्पेशली, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। तो मतलब ऊंचाई वाले जितने भी हिस्से हैं वहाँ पे ये स्पीशी पाई जाती है, और ये सब कुछ ये लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर मई से अगस्त के बीच में एक्टिव रहते हैं। पूरे साल नहीं दिखाई देते, कभी कभी दिखाई देते हैं जब ये एक्टिव रहते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ये जो सांप है एक प्रकार का कोलब्रिड स्नेक है। तो कोलब्रिड स्नेक क्या होता है ये ज़रा जानिएगा, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कोलब्रिड स्नेक की जब बात आती है तो ये पूरा परिवार है कोलब्रिडे फैमिली, और एक बड़ा परिवार है जिसमें मैंने बोला 1800 से लेकर 1900 के आसपास स्पीशीज यानी प्रजातियां प्रेजेंट हैं। इनके पास में अपना हिंड लिम्स नहीं होते हैं, लेग्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये जो यहाँ पे कह सकते हैं प्रजाति है, ये कई सारे रीजन्स में पाई जाती है। स्पेशली बताया जाता है दुनिया भर में सभी जगह पर पाए जाते हैं, स्पेशली एंटार्क्टिका को छोड़कर, या कोई और ओशनिक आइलैंड्स हैं उनको छोड़ के बाकी सब जगह पर यह सांप की स्पीशी देखने को मिलती है। हैबिटेट की बात करेंगे तो कैसा भी एनवायरमेंट हो, जंगल है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, वेटलैंड्स है, उन सभी एरियाज में इन सांप को रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे शेयर की जाती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोलो ये भी जाता है, ये जो सांप हैं इनमें मेजॉरिटी ऑफ स्नेक नॉन वेनोमस होते हैं, जहरीले नहीं होते। ठीक है, अब जो ज़्यादातर जाने माने कोलब्रिड्स हैं इनमें किंग स्नेक्स हैं, वाटर स्नेक हैं, मिल्क स्नेक है, ऐसे कुछ अलग अलग स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ वेनोमस भी हैं, कुछ जहरीली भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें वही होते हैं जो जहरीले नहीं होते। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं। अगला आर्टिकल साइंस एंड टेक का है और बहुत ही ज़्यादा काम का है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर हमें अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाना है, जैसे आप देख पाएंगे एक बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ह्यूज साइज़ का, आज एस्ट्रोनॉट जाते हैं उस स्पेस स्टेशन में। सुनीता विलियम का केस रिसेंटली हमने पढ़ा होगा।
रिसर्चेस करने के लिए यहाँ पर उस स्पेस स्टेशन में रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये स्पेस स्टेशन क्या इतने बड़े साइज़ का बनाकर एकदम से अंतरिक्ष में भेज दिया गया? जैसे बताया जाता है कि अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जितना फुटबॉल फील्ड होता है उतना बड़ा स्पेस स्टेशन है। अभी चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। रशिया भी डेवलप कर रहा है। भारत ने भी बोला है कि हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, 2035 तक उसको अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। लेकिन क्या इतने बड़े साइज़ के स्पेस स्टेशन को एकदम से बना के लॉन्च कर दिया जाएगा? नहीं। आप ध्यान रखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में स्पेस स्टेशन बनता है और उस छोटे छोटे टुकड़ों को अंतरिक्ष में भेजेंगे और उसके बाद उनको अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। तो उन दो टुकड़ों को या खूब सारे टुकड़ों को जोड़ना, उसको बोलते हैं डॉकिंग। तो अभी यहाँ पर दोस्तों डॉकिंग को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए हैं और वो एक्सपेरिमेंट दोस्तों अभी इसरो को हैंडल किया गया है। यानी हमारा जो कह सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। वैसे कि हैदराबाद की कंपनी है स्पेशली। उन्होंने 400 किलोग्राम के 2 सैटेलाइट्स इसरो को सौंप दिए। और ये जो यहाँ पर सैटेलाइट दिए गए हैं, ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जहाँ पे हम इन सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ेंगे अंतरिक्ष में जाके। और इसका बेनिफिट बहुत सारा आने वाले समय पर होने वाला है, क्योंकि इंडिया अपना जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा 2035 तक, उसके लिए यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। और इसको वैसे तो हम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको स्पैडेक्स बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसरो का अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है ये कि खुद का डॉकिंग टेक्नोलॉजी बनाना। और डॉकिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इस मिशन में हम 2 व्हीकल्स, एक होता है चेजर और दूसरा होता है टारगेट, इन दोनों को पास में लेकर आते हैं और पास में लाने के बाद में इन दोनों को जोड़ देते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख पाओगे, दोनों को, चेजर और टारगेट को ले जाकर जोड़ दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं डॉकिंग। तो इस डॉकिंग सिस्टम में अगर हमें 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में कनेक्ट करना हो एक ऑर्बिट से, तो वो भी कर सकेंगे, है ना। इसमें यहाँ पे रिफ्यूलिंग की जा सकेगी, एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे मिशन में, स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा हिस्सा भेजा जाएगा, उसके बाद उसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये अभी के लिए स्पैडेक्स एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है इंडिया के लिए। यहाँ पे हमारा मेन फोकस है कि हम खुद की टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप कर रहे हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, क्योंकि इसरो का नाम इसीलिए दुनिया भर में है कि भाई इतना बजट जितना नासा के पास में उतना हमारे पास में होता तो हम क्या ही कर जाते। हमारा बजट का बहुत बड़ा इशू है, बजट बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इसरो ने अंजाम दिया है। बहुत ही कम वे में हम इफेक्टिव तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने की ताकत रखता है। नाउ क्या ऐसा सिस्टम पहली बार है? नहीं, ऐसा सिस्टम बहुत पहले से आ रहा है। इसका इतिहास देखोगे तो जो कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध था, उस समय पर जो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, इन्होंने सबसे पहली बार स्पेस में 2 ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा था, इसकी डॉकिंग की थी। और ये समय था लगभग अक्टूबर 30, 1967 का। तब यहाँ पे इन्होंने अपने 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ा, डॉकिंग किया था। तो तब से ही यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी कई सारे देशों ने डेवलप किया। भारत भी खुद के पास में अपनी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, ताकि आने वाले समय पर भविष्य में हम खुद का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना सकें जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आपस में वहाँ पे जोड़ना होगा। समझ गए? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। डीडी न्यूज़ की खबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बात हो रही है एक वैक्सीन के बारे में। तो एक वैक्सीन डेवलप की जा रही है, mRNA वैक्सीन, इसके ऊपर काम चल रहा है। और ये जो वैक्सीन है, ये कहीं ना कहीं एक बीमारी है जिसका नाम है सी डिफिकल। इस बीमारी को यहाँ पे ख़त्म कर सकती है। इसको लेकर एक जानवर पे स्टडी चल रही है, इस वजह से एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक रेलिवेंट हो जाता है। मामला क्या, ये सुनिए। एक बैक्टीरिया है और नाम थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड है। नाम है क्लॉस्ट्रियोडायोइड्स डिफिकल बैक्टीरिया। मैं सी डिफिकल बैक्टीरिया आगे बोल दूंगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है दोस्तों, आज एक इंसान के लिए बहुत घातक है। अब कैसे? क्योंकि इस बैक्टीरिया की वजह से इंसान की जो आंतें होती हैं, स्पेशली आपको पता है आंतें 2 हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें जो बड़ी वाली आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें स्पेशली जो कोलन है, इस कोलन को सुझा देता है। इस कोलन में इन्फेक्शन का, कह सकते हैं इन्फेक्शन का कारण ये बैक्टीरिया ही है, जिसकी वजह से एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। इवन यहाँ पे बोला जाता है कि उसके कोलन में इन्फेक्शन की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं कि इंसान को डायरिया हो जाता है। डायरिया होने की वजह से यहाँ पर उस इंसान की जो ज़िंदगी का सवाल यहाँ पे उठ जाता है, क्योंकि बॉडी से इतना सारा पानी निकल जाता है कि वो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए एक वैक्सीन पे काम चल रहा है, और यहाँ पे हम mRNA वैक्सीन ही बना रहे हैं, और वही वैक्सीन जिससे कोविड-19 को टैकल किया गया था। अब मैं कोलन की बात कर रहा हूँ, तो वो कोलन किस हिस्से की बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों यहाँ पर ये आप देख पाएंगे,
यहाँ पे ये है हमारी अंदर वाली अंदरूनी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन, इसी को हम कोलन बोलते हैं। यही कोलन के अंदर में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आंतें खराब हो जाती हैं, आप खाना पचा नहीं पाएंगे, डायरिया हो जाएगा और प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस बैक्टीरिया की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है, ये कई बार यहाँ पर एंटीबायोटिक मेडिसिन का गलत उपयोग करने की वजह से भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर जो बूढ़े लोग हैं या ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनके अंदर भी यहाँ पर यह इम्पैक्ट करता है। सिम्टम्स में जैसे मैंने आपको बताया, डायरिया हो जाएगा, दस्त हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा। और जिनके अंदर में ये जो बैक्टीरिया का कोई सीवर केस निकल कर आया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोई केस निकल कर आया, तो उसके बॉडी से फ्लूइड खत्म हो जाता है, उसका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, बॉडी में पानी नहीं है, और इस इन्फेक्शन की वजह से जो कोलन है वो उसमें सूजन आ जाती है, आंतों में सूजन आ जाती है, और वो सूजन होने की वजह से साइज में बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं टॉक्सिक मेगा कोलन। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और क्या ये प्रॉब्लम ट्रांसमिट हो सकती है? हाँ, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट हो सकती है। ये इसमें सबसे बड़ी समस्या है। ये जो दोस्तों दिक्कत है, यहाँ पर कह सकते हैं एक पेशेंट है, दूसरा पेशेंट है, दूसरा पेशेंट नॉर्मल है, किसी को ये कोलन वाला इशू है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके हैंड्स के माध्यम से बीमारी फैल सकती है ना। अब जो 1/3 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं, उनमें इस तरीके का रिकरेंट इन्फेक्शंस भी देखने को मिल सकता है। अब बात ये आती है इसके ट्रीटमेंट की। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट में बहुत लंबा कोर्स चलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, कुछ खतरनाक एंटीबायोटिक जो कि इस बैक्टीरिया को मार सके, है ना। लेकिन इतना ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक अगर दिया जाएगा तो इससे जो हमारा कह सकते हैं गट में अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं इसके ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी। तो यही तो बोला जा रहा है कि इलाज है, उसमें भी दिक्कत है। इस वजह से वैक्सीन डेवलप की जा रही है। वैक्सीन थोड़ी अच्छी साबित हो रही है कि हाँ, इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकती है। तो एग्जाम के लिए ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से भी बन सकता है। आगे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे बात हो रही है जेड मोर प्रोजेक्ट के बारे में। अभी रिसेंटली कश्मीर में जो जेड मोर टनल है उस पर काम चल रहा था, कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, आपको पता है, और वहाँ पे 7 लोगों की जान गई है। और कुछ मिलिटेंट्स हैं जिनकी वजह से, उन मिलिटेंट्स ने अटैक किया, उन आतंकवादी हमले की वजह से 7 लोगों की जान गई है। और इस वजह से यहाँ पर ये जो जेड मोर प्रोजेक्ट है वो आज के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। अब जैसे न्यूज़ तो मैंने आपको बताया, लेकिन जेड मोर प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक फैक्ट ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है 6.4 किलोमीटर की एक टनल है, और ये टनल श्रीनगर सोनमार्ग हाईवे पे प्रेजेंट है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली मैप दिखाऊं तो ये यहाँ पर आप मैप देख पाएंगे, ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला मैप नज़र आएगा। इसमें ये वाला पोर्शन को जूम करके यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। ये हमारा श्रीनगर हो गया, उसके अलावा यहाँ पर गांदेरबाल हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे द्रास है, कारगिल है ना, उसके बीच में श्रीनगर लेह है। तो ऐसे हाईवेज़ को यहाँ पर इन सब रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप लद्दाख वगैरह में देखोगे तो ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, तो आपको अगर सड़क निकालनी है, सड़क जोड़ना है, बीच में पहाड़ है, तो आप बीच में से क्या करते हैं, एक टनल बनाते हैं, एक गुफा बनाते हैं। तो यहीं पर इस पूरे रोड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बीच में एक टनल है जिसका नाम है जेड मोर टनल। और ये टनल स्पेशली कंगन और साथ ही साथ में सोनमार्ग वाले भाग को जोड़ती है, ठीक है। तो ये जो टनल है दोस्तों 6.4 किलोमीटर का टनल है, इसके ऊपर में काम चल रहा था, और जो वर्कर्स थे उनको यहाँ पे टेररिस्ट अटैक में उनकी जान गई है, स्पेशली इस वजह से खबर कवर की गई है। यह टनल लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल बनाया है, चाहे कैसा भी वेदर हो और कैसा भी यहाँ पे मौसम हो, बारिश हो, बरसात हो, गर्मी हो, आराम से यहाँ पर ये टनल वर्क करता रहेगा। और ये टनल का नाम जेड मोर टनल क्यों रखा गया? इस टनल का जो शेप है वो जेड शेप में है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये टनल बना हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर जेड मोर टनल नाम रख दिया गया है। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि आज जो हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जोजिला टनल प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है ये जेड मोर प्रोजेक्ट, ध्यान में रखिएगा। और इस प्रोजेक्ट का मेन काम यही है श्रीनगर को सीधा लेह लद्दाख से जोड़ना, ठीक है। आप श्रीनगर से निकलोगे तो इस रास्ते निकलोगे और बीच में ये जो प्रोजेक्ट है आता है, और ये प्रोजेक्ट के माध्यम से ही आप सीधा लद्दाख से जुड़ पाओगे, कारगिल को जोड़ पाओगे। ये सब भाग आपस में जुड़ जाते हैं, और इन सबको जोड़ने का इंपॉर्टेंस यही है कि इससे जो आर्मी है वो सभी जगह पर आराम से एयर ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। आर्मी मतलब ऐसे एयर ट्रांसपोर्ट होता है तो आर्मी आराम से सभी जगह पर एक्सेस कर पाएगी, है ना। एक बड़ा प्रोटेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सकता है, ये आप कह सकते हैं, है ना। जैसे आर्मी का ज़्यादातर डिपेंडेंसी आज क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट है, हवा के माध्यम से अपने एयरक्राफ्ट के माध्यम से इधर से उधर जाना पड़ता है। अब उनकी गाड़ी भी गुजर सकेगी, तो ये ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा जेड मोर टनल का, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, एक छोटा सा और न्यूज़ आर्टिकल है, फटाफट इसको कवर करते हैं। द हिंदू अखबार में ही कल पब्लिश हुआ था। बात यह है कि 5.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक, एक भूकंप
आया है कहाँ पे, इंडोनेशिया के अंदर में एक समुद्र है स्पेशली जिसका नाम है हालमहेरा सी, उस वाले रीजन में। इस वजह से एग्जाम के लिए रेलिवेंट है दोस्तों। अगर मैं आपको हालमहेरा सी के बारे में बताऊंगा तो कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखेगा। ये समुद्र कहाँ पर है, ये एक आइलैंड के पास में लोकेटेड है, उस आइलैंड का नाम है हालमहेरा आइलैंड। ये आइलैंड इंडोनेशिया का ही है, ध्यान में रखिएगा, समझ गए। अब यहाँ पे इस आइलैंड का इंपॉर्टेंस भी है। ये जो समुद्र है ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को आपस में जोड़ता भी है। कहाँ पर है सर, ये है इंडिया, आपने चलना है इंडोनेशिया साउथ ईस्टर्न एशियन साइड में, और ये उस समुद्र की हम बात कर रहे हैं। यहीं पे बगल में आइलैंड है हालमहेरा आइलैंड, उसके बगल में ये सी है जिसका नाम है हालमहेरा सी। अब हालमहेरा सी को अच्छे से देखोगे तो ये इंडोनेशिया कई सारे आइलैंड्स में बटा हुआ है, आपको पता है। इसके ऊपर मोलुक्का सी है, ये है हालमहेरा सी, ये है हालमहेरा आइलैंड, नीचे सेरम सी है, यहाँ पे बंदा सी भी आपको देखने को मिल जाता है। ये कुछ समुद्र आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना ये हालमहेरा सी के बारे में, ये हमारे पैसिफिक ओशन और बगल में इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने का भी आपस में काम करता है। तो दोनों साइड इसके ये दोनों ओशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है, कुछ भी यहाँ पे मतलब थोड़ा यूनिक सा भी यार सी है, इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भाई हालमहेरा सी कहाँ पर है, तो आप बता तो सकोगे इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, उसी के पास में है और उसी का हिस्सा है, दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, ये भी यहाँ पे आप बता पाओगे। चलिए आगे आते हैं। फिर हमारा ऑल इंडिया रेडियो का एक इंपॉर्टेंट खबर है। जैसे स्टार्टिंग में इंडेक्स मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे है दोस्तों, वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। और इस डे का मेन पर्पस क्या है, अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना, बताना कि किस तरीके से यहाँ पर जो आयोडीन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान की ज़िंदगी में। अगर उसके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो कितनी सारी दिक्कतों से यहाँ पर उस व्यक्ति को गुजरना पड़ सकता है, वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल शेयर करता हूँ। तो हाल ही में इस डे को सेलिब्रेट किया गया है। आयोडीन एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट है। अब ये कॉम्पोनेंट है थायराइड हार्मोन्स का, थायराइड हार्मोन कह लो, थायरोक्सिन कह लो, उसके अलावा यहाँ पर ट्रायोडाईथाइरोनाइन। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब वो हार्मोन्स है जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए यहाँ पर आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आयोडीन एक एसेंशियल कंपोनेंट है इन सब हार्मोन्स के लिए, और यही हार्मोन्स यहाँ पर कह सकते हैं शुरुआती तौर पर एक बच्चा अच्छे से जन्म ले पाता है। और अगर इसी आयोडीन की एक इंसान में कमी होगी तो पहली चीज़ क्या हो सकती है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, यानी इससे यहाँ पर एक इंसान में गॉइटर हो जाता है। गॉइटर का नाम आपने सुना होगा। अब गॉइटर में स्पेशली होता यह है जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, स्पेशली यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे वॉइस बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, जो नीचे से गला है ना, ये थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा सूज जाती है, ये गला सूज के नीचे लटक जाता है, आप देख पाएंगे ऐसे सूजन सी हो जाती है, इसी को बोलते हैं गॉइटर। ये भी आयोडीन की कमी की वजह से होती है। तो पहला इंपैक्ट तो पड़ता है हाइपोथायरॉयडिज्म। दूसरा यहाँ पे प्रेग्नेंट वेमेन में अगर आप देख पाएंगे तो इसी आयोडीन की वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल डेफिसिट्स भी नजर आते हैं। कहने का मतलब है दिमागी संबंधित इश्यूज हो जाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जो बच्चा यहाँ पर उस प्रेग्नेंट वेमेन के वॉम्ब में आज के समय पर जन्म ले रहा है या धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, उसको समस्याएं देखने को मिलेंगी। उसका ग्रोथ अच्छा सा नहीं हो पाएगा अगर आयोडीन की कमी है उस प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में, और इससे मिसकैरेज भी हो सकता है ना, कह सकते हैं कि एबॉर्शन भी हो सकता है, समय से पहले बर्थ ले सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, है ना। और अगर बच्चा जन्म ले तो हो सकता है यहाँ पर उसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ना हो बॉडी में। उसके अलावा सेक्सुअल मैचुरेशन बहुत डिले हो जाए, ऐसे कई सारी समस्याएं आयोडीन की कमी की वजह से हो जाती हैं। और ये आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। उसमें से एक प्रोग्राम है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है भारत के अंदर में, ये हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी को कवर करता है। यहाँ पे मेन पर्पज़ यही है कि आयोडीन से संबंधित जितनी भी डेफिशिएंसी है दोस्तों, यहाँ पे उसको पूरी तरह से काउंटर किया जा सके ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ये सब कुछ हो सकता है। एक इंसान में थकान हो सकती है ना, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इश्यूज हो सकते हैं, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, गॉइटर हो जाता है, हेयर लॉस हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वेट गेन होने लगता है अगर आपके पास में आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो बाकी प्रेग्नेंट वीमेन क्या क्या फेस करती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आयोडीन की कमी नहीं रखनी है बॉडी में। अब ये कमी को पूरा कैसे करें? क्या आयोडीन केवल नमक से ही मिलता है? नहीं, नमक के अलावा कई सारे सोर्सेज हैं जिससे आयोडीन मिल जाता है दोस्तों। वैसे नमक एक अच्छा सोर्स है,
तो इसको भी प्रॉपर कंज्यूम करना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, एक लिमिट वे में कंज्यूम करना ज़रूरी है। उसके अलावा बाकी पोल्ट्री है, क्रैनबेरीज़ हैं, फ़िश है, उसके अलावा शेल फिश हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, है ना, बेक्ड पोटैटो हैं, एग्स हैं। तो नॉन वेजिटेरियन आइटम बहुत सारे हैं, वेज के लिए मिल्क, योगर्ट, बेक्ड पोटैटोज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब के माध्यम से जो आयोडीन है वो पूरा किया जा सकता है। आयोडीन के बेस्ट सोर्सेज यहाँ पर इनको बताया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगली खबर और ज़्यादा हमारे पास में काम की है, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है। बताया गया है कि जो साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड की वजह से दोस्तों जो यहाँ पर घाटा हुआ है, जो यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, 0.7% के आसपास हमारे जीडीपी को ये नुकसान पहुँचा सकता है। बताया गया है कि आने वाले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड की वजह से जो इंडियंस हैं, उन इंडियंस का 1.2 लाख करोड़ रुपया नुकसान में जा सकता है। साइबर फ्रॉड क्या होता है? आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर्स के माध्यम से आपके अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं, खाली कर दिए जाते हैं, स्कैम्स होते हैं बहुत सारे, ये सब साइबर फ्रॉड है। ये प्रोजेक्शन दिया गया है क्योंकि ये साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। आर्टिकल में बोला जा रहा है कि ज़्यादातर जो यहाँ पे फ्रॉड मनी है ये टारगेट किया जा रहा है और ये सब पैसा खींच के ज़्यादातर चाइना में जा रहा है या फिर कुछ आसपास के देश कैम्बोडिया वगैरह में जा रहा है। तो आज के समय पर एशियन कंट्रीज, चाहे वो कैम्बोडिया हो, म्यांमार हो, लाओस हो, यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर हैं और बहुत सारे स्कैम का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बन चुका है। बहुत सारे फ्रॉडस्टर हैं जिनसे काम करवाया जा रहा है और वो लगातार लोगों को स्कैम कर रहे हैं। लोगों से यहाँ पर फालतू का पैसा खिंचवा लेते हैं या उनके अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आज के समय पर नज़र आ रही है। और हमारी जो होम मिनिस्टर है, यानी कि जो हमारा गृह मंत्रालय है, वो लगातार मीटिंग्स वगैरह भी बैठा चुके हैं और ऐसे साइबर फ्रॉड्स को काउंटर करने के लिए। तो यही बोला जा रहा है, एक स्टडी ये बोलती है कि साइबर फ्रॉड की वजह से आने वाले कुछ समय पर इंडियंस का 1.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, हमारे जीडीपी का 0.7% नुकसान हो सकता है। तो इसको काउंटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने कई सारे स्कैम कंपाउंड को खोजा है, कैम्बोडिया में पकड़ा गया था, आपको पता होगा। वहाँ पे इंडियंस को ही ज़बरदस्ती यहाँ पर ज़बरदस्ती फोर्स करके ही उनसे ही इंडियंस को ही ठगा जा रहा था। इंडियंस से फोर्स करवा के उनसे स्कैम करवाया जा रहा था इंडियंस के अगेंस्ट में ही। ऐसा कुछ यहाँ पर रिसेंट केसेस यहाँ पे निकल कर आए हैं, समझ गए। तो साइबर फ्रॉड कई सारे तरीके से हो सकता है, आप लोग इसको लेकर बिल्कुल सतर्क रहिए। और कहीं ना कहीं आज के समय पर चैलेंजेस बड़े हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर। ज़्यादातर केसेस में जो इंसान होता है ना, वो ओटीपी वगैरह शेयर कर देता है। हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे पास में, हमारे पेरेंट्स को इतना ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है ना। तो उनको भी यहाँ पे बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि अगर कोई ओटीपी वगैरह पूछे तो आप ऐसे फालतू में किसी को ओटीपी वगैरह ना बताइएगा, है ना, वरना इशू हो सकता है। क्योंकि मेन चीज़ ओटीपी का खेल है या लिंक का खेल है, तो ऐसे किसी चीज़ पे क्लिक ना करिए। आप उनको बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, तो इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में, वो उनको क्या पता, वो काम में बिजी हैं, है ना। अब उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सोचेंगे यार कोई काम का ओटीपी वगैरह शेयर कर दो, या कोई बैंक, कोई भी इंसान उनको ठग सकता है किसी तरीके से कि वहाँ मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, ये कुछ चेंज होना है, यहाँ पे चेंज होना है, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बैंक बंद हो जाएगा। ऐसा काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बोल देते हैं। ऐसे रिसेंट केसेस हमने देखे हैं, बड़े बड़े यहाँ पर जो रैकेट्स हैं वो पकड़े गए हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखनी है। साइबर फ्रॉड वाकई में एक बड़ा चैलेंज है आज के समय पर, और ये केवल एक इंसान के लिए नहीं, आज हमारे देश के लिए भी चैलेंज है। आपको पता है रिसेंट केस एम्स का, एम्स में यहाँ पर लगभग 40 मिलियन हेल्थ रिकॉर्ड्स खतरे में थे। उनके ऊपर यहाँ पे साइबर फ्रॉड का एक अटैक देखने को मिला। दूसरा अटैक रैंसमवेयर ग्रुप, एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्लैक कैट, उसकी साइड से हुआ। ऐसे बहुत सारे अटैक हो चुके हैं। चाइना के कई सारे अटैक यूएस पे देखने को मिलेंगे। ये हैं यहाँ पर साइबर अटैक्स। लेकिन इन साइबर अटैक्स में क्या होता है, अगर इससे बचना है तो हमें साइबर सिक्योरिटी अपनानी होगी, और उस सिक्योरिटी को पाने में कई सारी चैलेंजेस भी हैं। अब साइबर अटैक में दोस्तों कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है रैंसमवेयर, इसके अटैक सबसे ज़्यादा भारत में बढ़े हैं। 75% इंडियन ऑर्गेनाइजेशन आज के समय पर इस प्रकार के अटैक को फेस कर चुकी हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं। और इसमें से डैमेज 35 करोड़ रुपए का डैमेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हर एक जगह पे हर एक ब्रीच होगा, हर एक झटके में 35 करोड़ रुपए का डैमेज हो रहा है। तो आज के समय पर यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास में वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इन चीज़ों को पूरी तरह से रोक सकें। इसके लिए यहाँ पे तैयारी चल रही है। सर्टेन नाम का यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि यहाँ पे कई सारी गाइडलाइंस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि भाई ये सभी ऑर्गेनाइजेशन इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करें, है ना। उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को ये सब चीज़ें फॉलो करके चलनी होगी ताकि यहाँ पे वो साइबर सिक्योरिटी को अपना सकें, उनके साथ में ऐसा कोई हादसा ना हो स्पेशली। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा।
अब कई सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे अब केवल भारत की बात नहीं करें दोस्तों, दुनिया में भी बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे अपनाया गया है। भारत ने इसको साइन नहीं किया है। इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम हो गया, यूएनजीए रेजोल्यूशन हो गया, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है। यहाँ सभी जगह पर ये लोग साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे वैसे ग्लोबल इनिशिएटिव है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे इंडियन इनिशिएटिव कि भारत क्या कर रहा है साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अपने आप को बचाने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास में नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, ये रणनीति है 2020 की। इस रणनीति का मेन पर्पस क्या है? साइबर सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना लोगों में, है ना, और प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग करना, देखभाल करना। उसके अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया है। ये भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत में। एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को बचाने का काम करती है। फिर इंडिया का साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको बोलते हैं I4C, इसको सेटअप किया गया 2020 में, ताकि हर प्रकार के साइबर क्राइम से वो भिड़ सके। फिर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, जिसको साल 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका भी मेन पर्पस क्या है? अवेयरनेस फैलाना साइबर क्राइम्स के बारे में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलाना, क्योंकि साइबर क्राइम्स को लेकर चैलेंजेस बहुत सारे हैं हमारे पास में। समझ गए? तो इस आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ यहीं पर मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एडिटोरियल, जैसे मैंने बोला, आज हमारे ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन आज एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसी आर्टिकल के आधार पर, तो उसको अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज फेसिंग इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम सिंस पैंडेमिक। जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ स्टार्ट 2020 में, उसके बाद से लगातार भारत ने कई सारे प्रकार के साइबर क्राइम के खतरे को फेस किया है। नाउ आपको बताना है कि कैसे भारत इन सब खतरों से लड़ सकता है और कैसे हम एक ग्लोबल कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो 250 शब्दों में यहाँ पर आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रेड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन यह है, भारत महामारी के बाद से साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है। भारत इन खतरों से कैसे निपट सकता है और साइबर सुरक्षा पर वैश्विक सहमति कैसे विकसित कर सकता है, इसके बारे में 250 शब्दों में बताइए। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब उसके बाद हमारा आज के न्यूज़पेपर का सबसे अहम आर्टिकल, जो कि पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। इसको मैं पहले डिस्कस करना चाहता था, बट यार कवर करते करते, न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते करते मैं भूल गया इस आर्टिकल को। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, कवर करेंगे। पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। तो हुआ क्या है, अभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट हो गई है दोस्तों। अब यह है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन केवल यही देश नहीं है, अभी इसमें ब्रिक्स में मेंबर्स बढ़ चुके हैं, डिस्कस करेंगे अभी। तो हुआ यह है, ब्रिक्स का समिट हुआ रिसेंटली रशिया में। रशिया में एक जगह है कजान, यहाँ पे। तो पीएम मोदी भी गए और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी नजर आएंगे। ये फोटो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। ऐसे बहुत सारे फोटोज़ है जहाँ पर तीनों देशों के लीडर्स यहाँ पे खड़े हैं। एशिया की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट लार्जेस्ट कंट्रीज़ के लीडर्स एक साथ, और भी कई सारे देशों के यहाँ पर लीडर्स प्रेजेंट हैं। इससे यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, आने वाले समय पर वेस्ट एशिया बोल रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ की साइड से बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो आने वाले हैं आने वाले समय पर। लेकिन करंट समय पर अगर आप देखेंगे तो ये मीटिंग वैसे समाप्त हो चुकी है। पीएम मोदी अभी भारत आ चुके हैं, सुबह ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़ मैं देख चुका हूँ। तो हुआ यह है कि जब ये पूरा डिस्कशन चला तो इस डिस्कशन में पीएम मोदी ने अलग अलग लीडर्स के साथ में सेपरेट मीटिंग भी की है, साइडलाइन मीटिंग जिसको बोलते हैं। तो ऐसी साइडलाइन मीटिंग दोस्तों यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में भी की गई। तो साइडलाइन मीटिंग शी जिनपिंग के साथ में क्यों की गई है? ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो डिस्प्यूट चल रहा है इसको रिजॉल्व किया जा सके, जो कि रिजॉल्व किया जा चुका है। 2020 से चल रहा इस स्टैंड ऑफ को यहाँ पे दोस्तों अभी के समय पर सॉल्व किया गया है। आने वाले समय पर नो डाउट भारत चाइना बॉर्डर पर कुछ नए स्टेटमेंट्स आ सकते हैं दोनों कंट्रीज की साइड से। जो भी होगा डिस्कस किया जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि ये मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पिछले 5 सालों से ऐसी कोई भी फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई है भारत चाइना के टॉप लीडर्स के बीच में,
जो अभी यहाँ पर ब्रिक्स समिट के साइडलाइन बेसिस पे हमको देखने को मिली। यहाँ पे हम कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और व्लादिमीर पुतिन भी यही चाहते थे कि भारत रशिया के बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएं, और ये इसी वजह से मीटिंग सक्सेसफुल रही है। अगर यहाँ पे पुतिन इन मीटिंग में इन दोनों कंट्रीज़ के डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाते तो एक बड़ा फेलियर नज़र आता ब्रिक्स समिट का, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ आपको पता है ब्रिक्स की बहुत बड़ी जान है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं दोनों देश। तो इनके बीच में यहाँ पर एक यूनिटी बनी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें ब्रिक्स को एज आ एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा करना है आने वाले समय पर, जो कि आज दिख रहा है। और ब्रिक्स नेशन दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पीएम का स्टेटमेंट है, पीएम मोदी ने ये बोला है कि जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं ये सब साथ में मिलकर अपने फाइनेंशियल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आपस में व्यापार कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसीज के अंदर में। पूरी तैयारी है कि जो ब्रिक्स है दोस्तों वो डॉलर को टक्कर देगा। आज के समय पर पूरी तैयारी लंबे समय से की जा रही है। बोलते हैं ना ब्रिक्स रॉक्ड डॉलर शॉक्ड। तो यहाँ पर बात यह है कि डॉलर को ऊपर जो डिपेंडेंसी है, आज दुनिया भर की डिपेंडेंसी, आज दुनिया भर के देश डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिक्स का मेन पर्पज़ है ये सभी पावरफुल कंट्रीज एक साथ आ जाएं और टक्कर दें डॉलर को। डिपेंडेंसी है जो यहाँ पे उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पे प्लान ये है कि जितने भी देश इसमें हैं वो सब आपस में अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकें, और आने वाले समय पर ये कोई झटका नहीं होगा कि हो सकता है एक नई करेंसी देखने को मिल जाए ब्रिक्स कंट्रीज़ की। समझ रहे हो इस बात को? तो अब ये तो खैर न्यूज़ आर्टिकल है, आप भी पढ़ लोगे, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो एग्जाम में हेल्प कर सके, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए भी। तो सबसे पहले आपको ब्रिक्स समिट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए, जैसे कि अब की बार ब्रिक्स समिट ये कौन सा था, 16वां समिट था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस मीटिंग में सभी कंट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट थी जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। ये समिट होस्ट किसने किया है? रशिया ने, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। ये पूरा समिट हुआ है रशिया के अंदर में, कजान शहर में। ये फोटो आपने देखा होगा यार, कितना ज़्यादा वायरल हुआ है, और फोटो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट्स मैं वैसे आप देख ही चुके होंगे जगह जगह पे, इंस्टाग्राम पे जो ऑफिशियल साइट्स हैं यहाँ पे अपलोड हुए हैं ना। अब बात आती है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स ग्रुप की जब बात करते हैं तो उसमें 5 देश थे स्टार्टिंग में जब ये ग्रुप शुरू हुआ। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश आप देखने को मिलेंगे। 2023 से पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। साउथ अफ्रीका तो बाद में फिलहाल फिर से बाद में ऐड हुआ है, उसके बाद ये ब्रिक्स बना है। लेकिन 2023 से पहले अगर हम देखेंगे तो जो 15वां समिट हुआ था ब्रिक्स का, ये 16वां समिट हुआ है अभी जो हुआ है, इससे पहले जो 15वां समिट था वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। और उस समय पर 6 देशों को इनवाइट किया गया था कि आइए और ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वो 6 देश कौन कौन से थे? ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, सब ने देश ने ज्वाइन किया। लेकिन अर्जेंटीना ने शायद नहीं ज्वाइन किया है, ऐसे कई रिपोर्ट्स मेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना अभी भी प्रो वेस्ट है, और माना जाता है, इंटरनेशनली बोला जाता है, जो ब्रिक्स है ये एंटी वेस्ट ग्रुप बन रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज को टक्कर देने के लिए यहाँ पर एक ग्रुप तैयार किया गया है। समझ रहे हैं? तो ये सब देशों को इनवाइट किया गया कि भैया आइए और ज्वाइन कीजिए। कई देशों ने ज्वाइन किया, अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया। तो आज के समय पर ग्रुप और मजबूत हो चुका है। आप इमेजिन कीजिए, ये 2023 में ब्रिक्स ग्रुप को बढ़ाया गया, लेकिन 2023 में इस ग्रुप को बढ़ाने से भी पहले ये 5 देश अकेला दुनिया भर की 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। दुनिया की जितनी टेरिटरी है, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश लैंड वाइज अगर हम बात करेंगे, चाइना भी है, इंडिया भी है, सब बड़े बड़े कंट्रीज हैं। 30% दुनिया की टेरिटरी ये ब्रिक्स नेशंस होल्ड करते हैं। दुनिया की टोटल जीडीपी का 23%, दुनिया भर का जितना व्यापार उसका 18% व्यापार ब्रिक्स कंट्रीज होल्ड करती हैं। यह है ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस, यह है ब्रिक्स की पावर। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ब्रिक्स ग्रुप है एक बड़ा ग्रुप के तौर पर देखने को मिल सकता है जो टक्कर देगा वेस्ट को। इस अलायंस का, इस ब्रिक्स अलायंस का मेन पर्पस क्या है? जितनी भी वेस्ट की मोनोपोली है, वेस्टर्न कंट्रीज का जो मोनोपोली है, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन, यूएसए, ये सब आपस में खड़े हुए हैं, इनके हिसाब से चल रहा है सब कुछ। नहीं, हम नहीं चाहते। तो इनकी मोनोपोली, इनकी इकोनॉमिक, इनकी पॉलिटिकल मोनोपोलीज को पूरी तरह से चैलेंज किया जाए, ये मेन पर्पस के माध्यम से ब्रिक्स ग्रुप को उठाया गया। समझ गए? नाउ अब यहाँ पे दोस्तों ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट रोल, मेन महत्व क्या है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स में सबसे पहली चीज़, ये जितने भी देश हैं इनके इकोनॉमिक और कॉपरेशन ट्रेड भी देखने को मिलेगा। ये सभी देश आपस में एंकरेज करते हैं और एक दूसरे को यहाँ पर व्यापार में, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करने के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय पर जितने भी ये देश ब्रिक्स में आते हैं, इन सब देशों के बीच में आपस का व्यापार बढ़ा है, इनके इकोनॉमिक लिंकेजेस इंप्रूव हुए हैं।
ये जो ग्रुप है इसका मेन पर्पस यही है कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर में डिपेंडेंसी या निर्भरता को कम करना और अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाना। हमारा मेन फोकस होना कि आपस में हम सब इकट्ठे ग्रो हो सकें, डॉलर्स के ऊपर में स्पेशली जो डिपेंडेंस है वो यहाँ पे काउंटर करना। और इसलिए ब्रिक्स ग्रुप मिलकर बनाता है एक बैंक जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट बैंक जिसको 2014 में बनाया गया था और इस बैंक का टोटल कैपिटल आप देखेंगे वो है $100 बिलियन का। इस बैंक को इसलिए तैयार किया गया है ताकि ब्रिक्स ग्रुप के जितने भी देश हैं उनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए कोई पैसा चाहिए, वो सब पैसा यहाँ पे उनकी फंडिंग वगैरह ये बैंक प्रोवाइड करवा सके या डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट कर सके। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है वैसा एक ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक खड़ा हो चुका है। किसी देश को मदद चाहिए, हम यानी ब्रिक्स का ये ग्रुप हेल्प करेगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने सक्सेसफुली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को पैसा प्रोवाइड करवाया है अलग अलग अपने मेंबर्स को। इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाया है, अर्बन डेवलपमेंट पर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ढेर सारा पैसा खर्च किया है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स ग्रुप के बीच में एक टेक्निकल कोऑपरेशन भी आपको नजर आएगा। इन्होंने बहुत मजबूत कोऑपरेशन बनाया है साइंस इनोवेशंस के मामले में। तो इसके लिए इन्होंने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस है इन सभी देशों को साथ में मिलकर लेकर आया जा सके और ये देश मिलकर कोलैबोरेट कर सकें रिसर्च, इनोवेशन और टेक्निकल फील्ड्स के मामले में। और लगातार एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि ऐसे अब देश मिलकर हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर में काम किया जा सकेगा। तो अब की बार ये 16वां ब्रिक्स समिट था, कहाँ पे हुआ है? कजान में। ध्यान रखिए, कजान रशिया का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा वेल्दिएस्ट शहर माना जाता है। कहाँ पर है तो एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कजान की। ये है यहाँ पे रशिया और ये है यहाँ पे कजान। ठीक है, कजान के यहाँ पर जगह है, उसमें आता है एक जगह जिसका नाम है ततरस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कजान में ये मीटिंग हुई है। तो अब की बार हम लोग देख पा रहे हैं थीम स्पेशली क्या है, और थीम यही है कि भाई ब्रिक्स का मेन पर्पस है US डॉलर पर रिलायंस को पूरी तरह से कम करना। हमने देखा एक बड़े बड़े एग्जाम्पल, अब की बार जो ये वॉर स्टार्ट हुआ रशिया यूक्रेन का, इसमें से जो रशिया है इसको स्विफ्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया कि रशिया डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके अलावा बहुत सारे और भी कई सारे प्रॉब्लम्स करंट समय पर नजर आ रही हैं। तो चाइना भी यहाँ पर एक नया तरीका डेवलप कर चुका है। चाइना की करेंसी कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है बहुत कमज़ोर है। ये सब देश मिलकर अब धीरे धीरे करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर में जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको कम कर रहे हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को अपना रहे हैं, एक दूसरे के साथ में व्यापार कर रहे हैं लोकल करेंसीज के अंदर में। तो इसको लेकर ये मीटिंग होती है कजान में। बाकी कजान के बारे में मैंने आपको बता दिया, कजान रशिया का एक एमर्जिंग थर्ड कैपिटल माना जाता है। कजान को रशिया का तीसरा कैपिटल का दर्जा 2009 में दिया गया। जैसे पहली कैपिटल है मॉस्को, फिर है सेंट पीटर्सबर्ग, तीसरा यहाँ पे कजान। क्योंकि कजान की जब बात करते हैं तो इस शहर की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो कुछ रशियंस हैं, कुछ तातर्स हैं, है ना। तातर्स बेसिकली यहाँ पे मुस्लिम टर्किक एथनिक ग्रुप भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कजान में ये सब कुछ आपको नज़र आता है। बाकी लोकेशन मैं आपके साथ में शेयर कर ही चुका हूँ। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेशन। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? आज का वर्ड ऑफ द डे है जाउंस। जाउंस मतलब क्या होता है? सडन जैरिक इम्पैक्ट, यानी कि बाउंस करना। बाउंस कह लो, जोल्ट कह लो, शॉक कह लो, इसको बोलते हैं यहाँ पर जाउंस। इस जाउंस वर्ड का यूज़ करा गया है। जैसे एक गाड़ी है, जो गाड़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे ही पहाड़ी इलाके में पहुंची, हिली रीजन में पहुंची, वैसे वो जाउंस करने लगी, यानी बाउंस करने लगी। तो यहाँ पे आप इसी जाउंस वर्ड का यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस आप बना सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर में ही ये वर्ड ऑफ द डे मेंशन्ड है। बाकी अभी हमारे 2 एडिटोरियल्स रह गए, मैंने बोला था ना। आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों ये दोनों एडिटोरियल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक एडिटोरियल ये है, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कारण कल ही हमने कवर कर लिया है। फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल प्रेजेंट था जहां पे रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आ चुकी है और इस आउटलुक रिपोर्ट ने मेंशन किया है कि भारत की ग्रोथ 2025 में 7.5% से ग्रो होगी। बाकी मैंने आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बेसिक फैक्ट्स ऑलरेडी बता दिए हैं। तो इस एडिटोरियल में, पर्टिकुलर एडिटोरियल में ज़्यादा कुछ भी नहीं है डिस्कस करने के लिए। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ कल वाला वीडियो ओपन कीजिए और उसको कवर कीजिए। फिर एक आर्टिकल यहाँ पर, यह भी एडिटोरियल, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि भारत ने मांग की है WHO से सर्टिफिकेशन की। भाई काला अजहर नाम की जो बीमारी है, इस बीमारी को भारत ने ख़त्म कर दिया है, या लाखों में से कुछ कम ही केसेस आ रहे हैं, तो ये बीमारी ख़त्म कर दी है, ऐसा सर्टिफिकेशन WHO हमें दे दे, ये इंडिया WHO से मांग कर रहा है।
इसको लेकर ही मैंने पूरा न्यूज़ आर्टिकल परसों ही डिस्कस किया है। अब रिसेंटली एक बीमारी थी चर्चाओं में जिसका नाम है ट्रैकोमा, पता है ना। ट्रैकोमा भी बेसिकली वो वाला इशू है जो यहाँ पर सीधा आंखों से रिलेटेड होता है। अब इस वाली समस्या में भी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भारत ने ख़त्म कर दिया है। भारत को ट्रैकोमा एलिमिनेट करने का जो यहाँ पर प्राइज़ है वो ऑलरेडी मिल चुका है। जो ट्रैकोमा नाम की बीमारी है दोस्तों, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। इसमें क्या होता है, कई बार एक इंसान को दिखना भी बंद हो जाता है। जबकि काला अजहर जो है ये एक सैंड फ्लाई की वजह से होती है, पता है ना। सैंड फ्लाई एक कह सकते हैं मक्खी की जैसी सैंड फ्लाई आपको देखने को मिलेगा, सैंड कलर होता है। एक ये ऐसी सैंड फ्लाई जो कि एक प्रोटोजोआन पैरासाइट फैलाती है। प्रोटोजोआन पैरासाइट की वजह से काला अजहर जैसी बीमारी जो है वो फैलती है, समझ गए। तो ये दोनों बीमारियों के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी कुछ भी नहीं है कवर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम ये कवरेज कर चुके हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल से। अब आते हैं दोस्तों आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था कि बताइए कोरल्स और जूज़ैंथेलाई इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है उसको हम क्या नाम देते हैं। तो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये था आज का हमारा सेशन और इसी के साथ में सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।